ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ इंट्रोडक्शन ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ जी, गौतम चक्रवर्ती जी कराएंगे। हाँ जी चक्रवर्ती जी। हमारे काशी टीवी के दर्शकों को नमन करते हुए आपसे आज नए नए मेहमान को हम मिलाने वाले हैं। और जो पहले मेरे बाजू में बात बैठे हैं मिस्टर जय भगवान यादव, वो दिल्ली से आए हैं और वहाँ के जो हमारे प्लानिंग कमेटी के वर्किंग कमेटी के मेंबर है और काफ़ी वो हमारी समस्या और वो वहाँ से बताते रहते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और उसके साथ में वो प्रेसिडेंट भी रहे राष्ट्रीय शोषित परिषद के, और साहिब वीपी सिंह के साथ भी काफ़ी क्लोज रहे करीबन 24 साल, और क्लोजली एसोसिएटेड होने के साथ वो काफ़ी काम करते रहे। और साथ साथ में अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो वहाँ मूवमेंट चली है उसमें भी हमारे जय भगवान जी काफ़ी इन्वॉल्व होकर काम वहाँ करते रहे हैं। और हाल ही रिसेंटली जय भगवान जी को वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड शीला दीक्षित जी ने दिया था, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और साथ में जो बैठे हैं नमस्ते भाई MK परमार, जो पहले डायरेक्टर रह चुके, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दूरदर्शन के, अहमदाबाद में ख़ास तौर पर ज़्यादातर काम किया और टीवी प्रोड्यूसर रहे और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। और ख़ास तौर पर केनिथ ग्रिफिथ के साथ BBC में जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी बाबा साहब के जीवन पर, उसमें भी काफ़ी काम किया। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी काफ़ी काम किया और वो सीरीज़ टेलीविज़न पर 10 साल तक चलती रही। और पहले वो वाइस प्रेसिडेंट पे रहे रिपब्लिकन पार्टी के। और बाबा साहब के जो कंप्लीट वर्क है, जो सिलेक्टेड वर्क है बाबा साहब का, वो पब्लिश करने में मैनेजिंग एडिटर रहे और गुजराती में ट्रांसलेशन किया और काफ़ी अच्छा काम किया और अभी तक जुड़े हुए हैं। और यहाँ अभी भारत से यहाँ ब्रिटेन का दौरा करने को आए हैं। थैंक यू चक्रवर्ती साहब। ते ब्रिटेन में आए हुए हाँ ते अपने जय भगवान जाटव जी, तुसी मैं तुहानू वेलकम करदा स्टूडियो दे विच। ते तुसी अज जो भी लैके मुद्दा इंग्लैंड की धरती ते पहुंचे हो, चाहे वह बम सेफ का है, चाहे रविदासिया कौम का है, चाहे अंबेडकरियां का या कम्यूनिटी अपनी का जो भी मुद्दा है, तुसी वो की लैके इत्थे की मैसेज देना आए तुसी इंग्लैंड की धरती ते? मैं पहले तो अपने काशी टीवी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस यहाँ पर आने का बात रखने का मौका दिया। हम लोग यहाँ पहुँचने का मेन कारण है कि जो हमारे साथ हिंदुस्तान में जुल्म जाचती हैं, जो एट्रोसिटीज़ हैं, वो एट्रोसिटीज़ के अलावा जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ में भेदभाव है, जो हमारे एजुकेशन के साथ में भेदभाव है, उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और अपने भाई बहनों के जितने भी यहाँ हमारे सब रहते हैं उनको मैं उनकी सहायता मांगने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि वो हमारा यहाँ बैठ कर के वहाँ किस तरह से हमारा भला कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और अपने भाई बहनों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ में वहाँ पर चाहे वहाँ कहीं भी किसी तरह की सरकार आती है, कोई हमें बचा नहीं पाती। एट्रोसिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, एट्रोसिटीज़ इतनी भयंकर हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म करना, हमारा कहीं किसी के पास मकान छीनना, ज़मीन कहीं एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी छीन कर कब्जा कर लेना, और लोगों को बिना वजह के, बिना उसके उनका सोशली बहिष्कार कर देना। तो इस तरह के वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं जिसका वो एक प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में बुरा हाल है, लेकिन हरियाणा में आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी कौम है जिसमें कोई पता नहीं, समझ नहीं है या किस तरह से है, वो सबसे ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल मूक बनी है। एक गांव भगाना का भी मामला हुआ, भगाने से लोगों का बहिष्कार किया, उनको कुएं से पानी भरना, तालाब में पशु ले जाना, पानी पिलाना,
खेत जंगल में जाना, लेडीज़ का जेंट्स का अपना मजदूरी करना सबसे बहिष्कार कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट की उसमें बैठना बंद कर दिया और उनका बहिष्कार करके उनको गांव से निकाल दिया। वो 5 महीने से पड़े हैं वहाँ हिसार में, और हिसार के बाद वो आए दिल्ली में। दिल्ली में भी 2 महीने पड़े रहे। वहाँ पर सरकार के जो मंत्री हैं, जो मेनली जो सरकार के मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, उनको मिले। उन्होंने अपने जॉइंट सेक्रेटरी को वहाँ भेजा कि भाई देखो क्या स्थिति है। स्थिति देखने के बाद भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। उन्होंने वहाँ जो पार्टी आज सरकार में है उनकी पार्टी के बड़े लीडरों से मिले, राहुल गांधी से मिले, दूसरों से सबसे मिलकर अपनी गुहार लगाई। उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को खूब कहा कि भाई इनका ये क्या हो रहा है, इनका कुछ करिए। वो नेशनल कमीशन बना है वहाँ पर इस काम के लिए, वो उस पर भी गए। वहाँ पर भी जाने के बाद में उनकी कोई सुनाई नहीं हुई, और जब नहीं सुनाई हुई तो फिर वहाँ की सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उनको नेशनल कमीशन में बुलाया गया और एक एग्रीमेंट हुआ 12 पॉइंट का कि भाई इनको वहीं बसाया जाएगा, इनकी ये मदद की जाएगी, इनके सारे बंधन छोड़े जाएंगे, जो इनके घरों के आगे दीवारें लगा दी गई हैं वे दीवारें हटा दी जाएंगी। लेकिन आज तक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद मैं उन सारे गांव वालों को लेकर के नेशनल कमीशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके यहाँ लेके गया। वहाँ पर भी उनकी सारी वो लगाई, वहाँ इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद में जो इंक्वायरी अधिकारी थे वे सब इस तरह के आदमी थे। उन्होंने इंक्वायरी उनकी तो की कि क्या हो रहा है, पर उन्होंने जो लोगों की कंप्लेंट थी उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की। उसकी इंक्वायरी वो होनी चाहिए थी, उनके साथ जुल्म जास्ती क्या हुआ, उनके साथ में जो जांच थी उनको गांव से क्यों भगाया, एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई, ये सब तो इंक्वायरी हुई नहीं। ऐसे ही गोहाना केस था। गोहाने में हमारे वहाँ 56 आदमियों के घरों को जलाया। 56 आदमियों के, गोहाना भी हरियाणा में है, वहाँ 56 आदमियों को जो वाल्मीकि समाज के थे उनके 56 घरों में आवाज लगाई, आग लगा दी। हम लोग वहाँ गए, सारी सिचुएशन सारा हालात देखने के बाद में हमने कहा भाई ये तो जुल्म जास्ती हुई है। बड़े आंदोलन हुए, बहुत भारी आंदोलन हुए। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सीबीआई की मांग की गई। सीबीआई ने मांग मान ली, वो क्योंकि हमारा प्रेशर था तो इस वजह से सीबीआई की इंक्वायरी हुई। सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी कि इन्होंने अपने घरों में अपने आप आग लगाई। ये जुल्म है, ये पुलिस प्रशासन और सीबीआई से लेके सब पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं, यहाँ की धरती पे, कि भाई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हम इन लोगों से अपनी रिक्वेस्ट ये लेकर आए हैं कि आप हमारे यहाँ की जो एम्बेसी है वहाँ पर हमारे लोगों की इनकी रिपोर्ट ये भी ले सकते हैं। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का पूछ सकता है कि दलितों के साथ में इस तरह क्या हो। तो ये एक ही समस्या, ये तो एट्रोसिटीज की एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया। मिर्चपुर में हमारी जवान लड़की को और उसके बाप को मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया मिर्चपुर में, वो भी वाल्मीकि समाज के थे। तो इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है, और ये भी हरियाणा की कहानी है, और सारे प्रदेश में पूरे में देखें उसी तरह की, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को कोई खास सजा नहीं हुई, सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन मामला जो का तुवर अत्याचार रोज के रोज नए नए पैदा हो रहे हैं और नए नए अत्याचार हमारे ऊपर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ दिन रात। लेकिन जो हरियाणा में हो रहा है आजकल, बहुत ही बलात्कार हो रहे हैं, उसकी गिनती तो करना भी मुश्किल है, इतने हो रहे हैं। बिल्कुल उसके बारे आप क्या कर रहे हैं उधर? उसके लिए हम लोग जो संस्थाएं बनाई गई हैं, सरकार ने जो अथॉरिटी बनाई है उनके पास जाकर के लिख के देते हैं, वहाँ पर आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर के ऊपर धरने, भूख हड़ताल सब तरह के सब लोग करते हैं। पूरे देश में होता है लेकिन किसी का कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी मुसीबत की बात है। जो जो हमारे वो बने हुए हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमारे लोग इतने गरीब हैं, उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि भाई वो हर बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए बैठा नहीं, सरकार बनाई है, हम लोगों के वोटों से बनती है और हमारे ही खिलाफ काम होता है और कोई सुनने वाला है नहीं ये। और जबकि हमारी आबादी टोटल वहाँ पर जो SC/ST की आबादी है 25% है, 25% की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कितना आंदोलन करें, इसका हमें बड़ा दुख है। सरकार साडी कोई सुनती नहीं, गवर्नमेंट साडी कोई सुनती नहीं। हुण असीं इसे तरह MK परमार जी
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? हमारे गुजरात में 1 महीने के पहले सौराष्ट्र के तरणेतर गांव में दलित लड़के और संवर्ण लड़के के साथ में थोड़ा अनबनाव हो गया। तो जो 4 लड़के वो पुलिस स्टेशन में गए एफआईआर करने के लिए। तो वहाँ का जब पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने आव न देखा ताव न देखा, गोली निकाली, 3 बच्चों को मार दिया। दूसरे दिन हाहाकार हो गया पूरे गुजरात के अंदर भाई कि ये क्या हुआ। रूल क्या है कि पहले आप अनाउंसमेंट करो कि भाई हम ये एक्शन लेने वाले हैं, फिर टीयर गैस छोड़ो, फिर बाद में उनको पाँव में गोली मारो, फिर बाद में आप गोली चलाओ तो भी छाती में और सर पे नहीं। तीनों लड़कों को छाती में गोली लगी। अब दूसरे दिन जब ये हुआ तो पूरे गुजरात में पहुंचे तो पूरे गुजरात के सब दलित, वाल्मीकि, रविदासिया, सब 2 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, शांति से धरना दिया। और उन लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये पुलिस वाले ने ऐसा किया है, और गवर्नमेंट को गुहार लगाई। तीसरे दिन गवर्नमेंट ने एफआईआर लगाई, 307 दफा लगाई। पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है एक तो जो सारे हजारों साल से ये एट्रोसिटीज के, अनटचेबिलिटी के सब प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी योजनाएं बनाती है, ये करती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन तो 1% भी नहीं होता है। सेकेंडरी होते कि जिसके ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, जो कम्युनिटी पर, वो कम्युनिटी इकट्ठी होकर उसके गुहार लगाती, ये करती है, बराबर। बट जैसे जय भगवान जी ने कहा कि सुनता नहीं है। इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो आंदोलन एक व्यक्ति कर सकता है, जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया, राइट। और दूसरा आंदोलन ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलता है। बामसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बामसेफ बी फॉर बैकवर्ड क्लास, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर माइनॉरिटी। वो ऑर्गेनाइजेशन के आपने जो क्वेश्चन कहे, वो क्वेश्चन लेकर मूल निवासी भाइयों के, बहुजन के भाइयों के लेकर निकला है, राइट। वो कॉन्स्टिट्यूशन वे से, न्यायिक वे से उसके लिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स तो होते हैं, क्योंकि माइंड, मास माइंड, वो अलग अलग तरीके से चलता है, सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, और हर एक लोग इसके सॉल्यूशन के लिए लगे हैं। मगर कब नहीं होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो परमार साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे लीडर है, हमने वोटें डाली है उन लोगों को, वो काम नहीं हम आपके साथ कर रहे हैं, वो हमारे लीडर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? हाँ, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्टी लाइन होती है कोई भी पार्टी की। ठीक। प्रॉब्लम क्या है कि जो 1932 के अंदर पूना करार के अंदर बाबा साहब ने ये सब किया, तो बाबा साहब ने मांगे कि भाई एक शेड्यूल कास्ट के और उनको 2 वोट के अधिकार मिलने चाहिए। तो एक जो आदमी दलित का खड़ा होगा, बैकवर्ड क्लास का खड़ा होगा, उसको उसी लोगों के वोट से वो इलेक्ट होगा। ठीक। दूसरा वोट है जो सवर्णों को देगा। इसके लिए महात्मा गांधी ने मन व्रत रखा, अप्रयास दिया। और उसका अभी की जो सिस्टम है, सब लोग इकट्ठे होकर वोट देंगे, राइट, और उसको टिकट भी कोई भी पार्टी देगी। अब आदमी जो होता है उसकी ग्रीड है, और सत्ता सबसे बड़ी ग्रीड है। वो बोलता है मैं मेरा आवाज उठाऊंगा तो मेरी टिकट नहीं मिलेगी। हमारे गुजरात में एक हीराभाई परमार करके एमपी था,
81 में आजू बाजू जो गुजरात के अंदर आंदोलन हुआ तो लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा में बैठ गया, रोता रहा, हम भी साथ में थे, और उसने ये किया, आवाज हुआ, दूसरे टिकट नहीं मिली। तो आप जो कहते हैं कि जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं और फिर इलेक्टेड होते हैं, नहीं, इसके बीच बीच बात आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपनी जो सी नौकरी से दुआ छोड़ दिया था, प्राय दुए कानून मंत्री का ओहदा भी, हाँ, लेकिन उन्होंने तो जे लेना होता जो मर्जी ले सकते थे, जे लोग क्यों नहीं छोड़ते इसके ये लिए, तो बात है। चाहे पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन उसको कौम नहीं दिखती, जिस कौम के साथ हमारे साथ अत्याचार हो रहा है दिन रात। ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न आपका जबरदस्त है। इसमें क्या है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो 90% पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। बाबा साहब 90% एंड 99% सोशल समाज का हित, इसके रीते लड़के, उनके लिए 1% पॉलिटिक्स था। उनके लिए अपने कहा वैसे कायदा मारते कि वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जो वो सोच है अंदर, समाज के लिए आग पड़ी है, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के काम करने के लिए, ये जो बात है, आप जो बराबर कहते हो कि ये जो ग्रीड जो लोगों में होए तो वो आवाज उठा सकता है, पार्टी लाइन से ऊपर जाकर बोल सकता है, और वो बोले तो जय भगवान जी को जो इतना कहा वो नहीं हो सकता। वो जो भी कानून है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, होता रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। जो परमार साहब ने कहा वो काफी हद तक बात को कह दिया है, लेकिन अभी सरकार ने एक नया शोषा शुरू किया है जो भ्रष्टाचार से जुड़ गया। पहले अब से 10-12 साल पहले से, 15 साल पहले से इन्होंने शुरू किया कि एक एमपी 2 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है। अभी 4-5 साल से इन्होंने कर दिया कि एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिया, और 5 करोड़ रुपया उसको दिया, उसके डिस्पोजल पे होता है कि वो जहां चाहे खर्चवाए, वो किसी रोक टोक नहीं है। वो एमपी को 5 करोड़ का इतना लालच है कि उसको 40% तो उसका हिस्सा है ही है। ठेकेदार वो चुनेगा, कोई काम करवाना वो कराएगा, कहीं भी कुछ भी होगा कि नहीं होगा, बिल पर्चे झूठे बन करके सब सबमिट हो जाते हैं। उसको इतना बड़ा लालच दे दिया 5 करोड़ का, वो 5 करोड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसको ये रहता है कि यदि अगला मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो 25 करोड़ रुपए मिलता है 5 साल में, तो उसका 10 करोड़, तो उसका वो 10 करोड़ जो हो जाएगा। तो ऐसा लालच घुमाया सरकार ने कि वो एमपी ना बोलने को तैयार है, ना कुछ करने को तैयार है। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया है, उसके अलावा उन्होंने एमपीओ को, आज जो एक बार एमपी बन जाए वो सब पैर पकड़ करके एमपी बनते हैं। वो जो मोजिज आदमी है, तकड़ा आदमी है, समाज का काम करने वाला आदमी है, पब्लिक का आदमी है, उसको तो टिकट देंगे नहीं। उसको देंगे जो सबसे पहले लब्बा लेटता है, जो उनके पैर छूता है, उसको टिकट मिलता है। अब उसको जब टिकट मिलेगा, आज 1 साल एमपी रह जाए, एक नियम बना है कि उसको पेंशन मिलेगी। मैं आपको बता दूं, आप सुन के हैरान होंगे, 1,11,000 रुपए महीना एक्स एमपी को जो 1 साल भी रह गया उसको पेंशन मिलती है। उसको पेंशन 1,11,000, तो 1,11,000 रुपए का सरकार का धन इस तरह से उन आदमी ने कौन सी सेवा कर दी, क्या किया? वो अपने एमपी रहे तो भी उसने नोट कमाया, उसमें दोबारा उसको हट गया एमपी तो भी उसके पास नोट है। और आज की तारीख में 3 लाख रुपए महीना से कम का एमपी का खर्चा नहीं है, तो उसको 3 लाख रुपए महीना मिलता है। एक सांसद को 3 लाख रुपए महीने की आमदनी है, तो वो क्यों बोलेगा हमारी बात? ठीक है, सही बात है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि सरकार को हमारा वोट भी चाहिए। इतना बड़ा हिस्सा होने के बाद में वहां हमारा कोई भी सरकार आए, चाहे किसी भी पार्टी की आए, वहां सब लोग अपने रोटी सेकने पर लग जाते हैं, उनके लिए समाज और बाकी नहीं। लेकिन सरकार की तो ड्यूटी है, सरकार को तो चाहिए देश को कहां ले जा रहे हैं। देश अपना है, इसको बना के रखना है, इसको आगे चलाना है, जो पीछे रह गया है उसको उठाना है। कोई चीज नहीं, बस वो सोचते हैं कि मैं भगवान जी अपने जय भगवान जाटव जी एक और सवाल आपके से करना चाहता हूं। जो इंडिया में घोटाले हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार? फ्यू सेकंड के लिए आप बोलो। देखिए, घोटाले में एक खास वर्ग का वो हो गया है, आधिपत्य हो गया है। पूरा
कब्जा हो गया एक समाज का। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन तीनों मिल गए हैं, तीनों मिलकर के धन लूट रहे हैं उसको। जैसे कोयला के मामले में हुआ है, घोटाला हुआ है, ऐसी बफोर्स कांड से लेके जब वीपी सिंह जी ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये पैसा यहां से कमीशन आया 64 करोड़ रुपया और ये इस नाम के आदमी के खाते में, नाम लूंगा तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, हाँ, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे उनके नाम पता है, मुझे उनके खाते नंबर पता है, मुझे उनका सारा पता है, वो कहा गया कैसे कर, वो सही था। और वो वीपी सिंह जी ने सारी पर्ची मुझे दिखाई थी कि ये हमने तब के जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पैसा गया है, इसको ये वापस किया जाए, हम इस सौदे को कैंसिल करते हैं। ਤੇ लेकिन जयप्रकाश आपको जाटव जी घोटाले ऐसे में हाले सब भी मिल कह रहे गए हैं मेरा हैं। भारत महान है, हाँ। ये किस बात पे आप हम कह रहे हैं मेरा भारत महान सब है? इतना झूठ कुछ हो रहा है उसमें। ये सारा झूठ है, कोई महान वगैरह देश नहीं, महान है उन लोगों के लिए जो पैसे वाले, हमारे लिए तो नरक के समान चल रहा है। हम लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जैसे ये जीव 32 दांतों के बीच में है, उस तरह चलते हैं। हमारे यहाँ 42%, 42% कुपोषण है। ये प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट हाउस में और कहा ये बड़े शर्म की बात है, हमारे यहाँ 42% है। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम ही ये कह रहे हो कुपोषण की बात है, तुमने इसका इलाज क्या किया है? इलाज का भी मैं बता देता हूँ, इलाज क्या है। हम इसके आगे चलेंगे। मैं एक सेकंड बस शोर में कर रहा हूँ। अभी 14 योजनाएं चलती हैं। मेरे आरटीआई में एक्टिविटीज टू मैंने 2500 आरटीआई पूछी हुई है, और पूछी तब जा सकती है आरटीआई जब नॉलेज हो। तो मैंने उसकी आरटीआई पूछी है और उसमें उन्होंने बताई गांव वालों के लिए 14 योजनाएं चालू। मैंने कहा जय भगवान जाटव को नहीं पता, जो गांव गांव घूमता है कहीं जाता है, किसी को एक पैसे का भी नहीं मालूम कि कौन सी 14 योजनाएं हैं। और वो योजनाएं मैंने भी पहली बार पढ़ी, और गांव के लिए योजनाएं गांवों के लिए चल रही, गरीबी दूर करने के लिए। गांव तक तो 5 नए पैसे नहीं पहुंचते। कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसे, जब प्रधानमंत्री थे, कि हम लोग पैसा भेजते 15 पैसे भी नहीं पहुंचते। मैं जब ये 14 योजनाएं पढ़ी जिस दिन से, उस दिन से मैं ये गारंटी करता हूं एक पैसा भी नहीं पहुंचता। योजनाएं रस्ते रस्ते खाई पी जाती है, सारा पैसा सब बर्बाद। इतना भ्रष्टाचार है। जो लोग मौज उड़ा रहे हैं, और जो लोग हमारे गरीब हैं, दलित हैं, 25% है, जो लोग SC/ST के लोग हैं, वो 2-2 दाने के लिए मोहताज हैं। और सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, 65% ऐसे आदमी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी मौसर नहीं। जय भगवान जाटव जी, ऐसे उधरों हमें टाइम हो गया ब्रेक का, ਤੇ ब्रेक के बाद ऐसे मिलांगे। ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜਾਟਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। साथियों, आपको आज मैं जो परिचय करवाने जा रहा हूँ वो मिस्टर मनोज गुरकेला है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और यंगेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ, और वो वाइस चेयरमैन भी है लॉयर्स वर्ल्ड एसोसिएशंस, और उसके जो काफ़ी एनर्जेटिक और जिस ढंग से वहाँ गवर्नमेंट लेवल पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को और हमारे जो समस्या जो है उसको किस तरह से वहाँ पेश करते हैं, और जिनेवा में भी हमारे अपनी समस्या को किस तरह से दीन दुखी और गरीबों की समस्या को किस तरह से प्रेजेंट किया था। और बाद में वो वहाँ करीबन काफ़ी केसेस जो एट्रोसिटी के और रिजर्वेशन जो है वो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैंडल कर रहे हैं। कई केसों के बारे में वो बताएंगे अपने आप। और जो हमारे जो बर्निंग इश्यूज़ है, जैसे कि हम ज्वलंत समस्या जो है, इतने सालों से जो लोगों को जो समस्या में से गुजरना पड़ता है, पीने का पानी और रहने का घर और खाने का सिंपल फूड भी, जो कुपोषण जैसे कि जय भगवान जी ने आगे बात की, इस तरह से जो कई समस्या जो है उसके बारे में नौजवान है हमको बताएंगे। और उसको ये मौका जो रखा है हमारे रमेश जी ने कि जो हमारी समस्या जो है इतनी है, माउंटेन समस्या है, इतनी हिमालय की तरह है समस्या, तो उसके लिए सभी की राय ली जाए, सभी से उसकी समस्या का हल क्या है उसके बारे में सोचा जाए। इसके लिए जो विनेश टीवी ने और ख़ास करके जो काशी टीवी ने जो ये
मौका खड़ा किया है, उसके लिए हम तहे दिल शुक्रगुजार है और सब भाई को इसके लिए हम नमन करते हैं सुनने के लिए, और आने वाले समय में बात भी करने वाले हैं। तो रमेश जी आप। ਮਨੋਜ ਗੁਰਕੇਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सबसे पहले मैं नमन करूंगा उस महामानव को जिसके वजह से पूरे भारतवर्ष में हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति सांस ले रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और वह व्यक्ति पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे वो व्यक्ति। और उस व्यक्ति के अगर वो इतना स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते तो आज पूरा भारतवर्ष नहीं रहता, तालिबान बन जाता। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति, इवन जानवर को भी उनको नमन करना चाहिए। मैं सबसे पहले ऐसे महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं इस काशी टीवी के जो ऑर्गेनाइजर हैं वीनस टीवी के, कि आप लोगों ने यहाँ पर भी इस प्रवासी भारत में भी पूरा भारतवर्ष बनाया है। आप लोगों को मेरा नमन। और जहाँ तक मेरे बारे में मैं बता दूं, थोड़ा सा बात कहूँगा, उसके बाद आपके रिजर्वेशन के टॉपिक पर आऊँगा। साथियों, मैं बचपन का जब छोटा था, जब बचपन मैं रहने वाला इंडिया के बॉर्डर एरिया पिथौरागढ़ का हूँ, इंडिया का, और जंगलों कंदराओं का, और 30 किलोमीटर पैदल चल के ऐसी जगह का रहने वाला हूँ। वहाँ से चाय पत्ती ला के तब चाय बनती थी, कितना स्ट्रगल किया लाइफ में। और मेरे फादर जब मैं 6 साल का था तब सुप्रीम कोर्ट लाए थे। इसलिए नहीं लाए थे कि मैं बहुत बड़ा लॉयर बनूं, इसलिए लाए थे कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, अनटचेबल डिप्राइव्ड लोगों की हेल्प कर सकूं, इसलिए लाए थे। और दूसरी बात, बचपन में ही मुझे समाज को मेरे फादर ने दान दे दिया था, इसलिए दान दिया था कि मेरे घर में मदर और उन लोगों की इमोशनल फीलिंग खत्म हो जाए। तो तब से अपने समाज के प्रति समर्पित हूं, और अपने जितने भी भारतवर्ष में डिप्राइव, अनटचेबल और जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए समर्पित हूं, ये बोलना चाहूंगा मैं सबसे पहले। और उन सब पर मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था मेरा, जब मैं 8th 9th की पढ़ता था मेरे फादर की डेथ हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया उनका। तो अब बात यह आई है, तब से लेके आज तक समाज के बारे में सोच रहा हूं, और मुझे लगता है इस धरती में पैदा ही मैं समाज की सेवा के लिए हुआ हूं। अब बात आती है ज्वलंत समस्याओं की। मैं ज्वलंत समस्याओं में सारे दर्शकों को उस मोड़ पर ले जाना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन की, मैं किसी जाति किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। जो डिस्क्रिमिनेशन ST SC के लोगों पर हुआ था और हुआ है, हो रहा है। उन 1956 में जब बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए, पूरे देश को छोड़ के चले गए, तो तब 1956 में एक एक्ट बना, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, कंपनी एक्ट 1956। उस कंपनी एक्ट में कहीं पर रिजर्वेशन का प्रोविजन ही नहीं है। क्यों बनाया वो कंपनी एक्ट? क्योंकि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। और रिजर्वेशन के कारण ही आज पूरा देश में जितने भी ST SC के लोग हैं, वहां पर रहने वाले लोग, वो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। आज मैं अपना घूम रहे हैं रोडों में और स्वतंत्र रूप से रह पा रहे हैं। सबसे पहला वायरस तो ये भारत में आया, जो आज तक है। आज भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष में जूते के पॉलिश से लेके सर के बाल तक का साथियों सारा का सारा कंपनी ने हाईजैक कर रखा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी 90% काम अपना कंपनी को दे देती है, और कंपनियों में कहीं पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। और कंपनियों का मालिक कौन है? एक भी मालिक ST SC का आदमी नहीं है जो कंपनी को पूरा रन कर सके, और पूंजीपति लोग हैं, वो लोग हैं। मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा, मैं किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा, अभी भी मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतवर्ष में रिजर्वेशन था। आप सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जितने भी भारतवर्ष में रिजर्वेशन के मैटर हैं, मुझे लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहला प्रॉब्लम भारत में तब आया जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 16% रिजर्वेशन से 12% कर दिया। तो फिर मैं वहां गया, बड़ी मुश्किल से स्टे मिला हमें उसमें। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अटैक जो था डिस्क्रिमिनेशन पे, वो था ज्वलंत समस्या जो थी कि पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता था आर्टिकल 16(4)A में, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने M नागराज का जजमेंट आया, उसमें क्वांटिफिकेबल डाटा कलेक्ट करो, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन लाओ, आप तब जाके आप एक्ट बनाओ, तब बनेगा वो। हालांकि मिल रहा था पदोन्नति में आरक्षण, लेकिन वो पदोन्नति में आरक्षण भी आज की डेट में खत्म हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट ने तो एकदम खत्म कर दिया वहां पर। और उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो वहां पर भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिजर्वेशन में। वहां पर मुझे नहीं लगता बन पाएगा, और पूरा भारतवर्ष प्रॉब्लम में है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर खत्म हो गया, जब क्रीमी लेयर बना देंगे आप, तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 लाख रुपए एक साल की आपकी इनकम होगी
हुआ है तो तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 साल से कम इनकम है तब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और भारतवर्ष में जितने भी लोग अनटचेबल हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, वो गलियों में रह रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, वो अपने बच्चों को 10th क्लास से ज्यादा पढ़ा नहीं सकते, तो वो क्या IAS बनाएंगे, क्या IPS बनाएंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर नहीं बना सकते, तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। और ये लोग डिफेंस में अपने बच्चों को डाल सकते हैं, डिफेंस में रिजर्वेशन है नहीं, आर्मी एयरफोर्स में कहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो अब बात यह आती है कि जिस तरह से ओबीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वाला मैटर था, जब वो केस पड़ा तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला अच्छा हम देख लेंगे, ओबीसी खत्म नहीं होगा। दोबारा फिर वो इश्यू नोटिस हुआ, जजमेंट आया, तब तक सोए रहे, कुछ नहीं हुआ। आज भारतवर्ष में ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन खत्म, क्रिमिलेयर कर दिया उसको। और ओपी शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाल रखा है कि पूरे भारतवर्ष में आप ST SC को क्रिमिलेयर कर दो, शेड्यूल कास्ट को क्रिमिलेयर कर दो। और आने वाले भविष्य में सारी सरकारें, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग सोए पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया तो शेड्यूल कास्ट जो है, जो SC कम्युनिटी है, उसमें क्रिमिलेयर आ जाएगा। क्रिमिलेयर आ जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म, जहां रिजर्वेशन खत्म तो सब कुछ खत्म। ये मेरा कहना है, जो ज्वलंत समस्या है। तो इसके साथ साथ में, आप तो सारे भारत देश की बात कर रहे हैं, हम पंजाब की बात करते हैं। उधर जो 25% रिजर्वेशन थी वो 12-12, 12.5% करती, वो उसका क्या सारे लोगों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डिवाइड एंड रूल, एक डिवाइड एंड रूल था, आपने सुना होगा कि जहां पर आपकी बस नहीं चलती है, एक ही कम्युनिटी में 2 लोगों में डिवाइड कर दो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा, 2006 में एक पहले तो ऑर्डर निकाला, कि ऑर्डर ये निकाला कि 38 कास्ट हैं, 38, और वहां पर शेड्यूल ट्राइब नहीं होता। पंजाब में शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट वहां पर है। जो शेड्यूल कास्ट है उसमें 38 कास्ट हैं, वहां पर 38 कास्ट है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, 38 कास्ट है। उन 38 कास्टों को, 2 कास्टों को अलग कर दिया और 36 कास्टों को अलग कर दिया उन्होंने। और वो लोग मेरे पास आए थे, पूरी फाइल वाइल लेके आए थे, इसलिए मैं तो रात में जब सोता हूं तो रोता हूं मैं कि इस अपने लोगों को देखो, पराए आप और लोगों से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों से कैसे लड़ेंगे आप? वो 2 कास्टों को अलग कर दिया, उनको 12.5% रिजर्वेशन दे दिया, और 36 कास्टों को जो है उनको 12.5% दे दिया। और वहां की हाई कोर्ट में 2006 से आज तक केस चला, पैसा किसका खर्च हुआ? 36 जो कास्टें थी वो भी अपने समाज के लोग हैं, उनका पैसा खर्च, 2 कास्ट है उनका पैसा खर्च, आपस में लड़ मर रहे हैं। एक बेटी, उसकी बेटी उसके घर में, उसकी बेटी उसके घर में, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि भारत का संविधान कहता है कि उसमें शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है। और शेड्यूल कास्ट 1951 में जो गवर्नमेंट, जो राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें सारी शेड्यूल कास्ट 1 by 1 दी गई है। तो जो वो 1 by 1 दी गई है, तो उसमें जो कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट का मतलब सारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एक्ट बना रखा है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, उसको इनवैलिड, अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो दूसरी जो कम्युनिटी के 36 कास्ट के लोग थे, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसमें काउंटर फाइल हो गया। अब उसकी फाइनल हियरिंग, अब मैं जब यहां था तो लगी थी मैटर 8 नवंबर को। अब वो केस आने वाला है, फाइनल जजमेंट आने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं, किसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस कर सकता है। कहीं इन लोगों के लड़ाई के चक्कर में क्या पता सुप्रीम कोर्ट उनको रिजर्वेशन ही न दे, कुछ भी हो सकता है। मनोज जी, मैं तो अब ये आपस में लड़ाई के वजह से सब कुछ खत्म होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, जितने भी प्रवासी पूरे विश्व में रह रहे हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि पंजाब हर जगह बसा है, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे वो पेरिस में भी मुझे 11 तारीख को इनवाइट कर रखा है वहां के लोगों ने, वहां कार्यक्रम है। अभी 3 दिन से यहां हूं, डेली कार्यक्रम लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी है। अब मुझे खुशी हुई है, पंजाब बसा हुआ है। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप एक UNO की तरह काम करिए, वहां के लोगों को समझाइए, आप आपस में मत लड़ो। जो आपको रिजर्वेशन मिला है, जो आपको रिजर्वेशन रोटी मिली है, उसको ऐसा मत करो कि दूसरे लोग, गवर्नमेंट वहां का बेनिफिट उठाए या फायदा करे, मिसयूज करें। इस तरह से आप उसको सॉल्यूशन करो। जो भी रिजर्वेशन 25% मिला है उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करो, ये मेरा मानना है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जो मनोज जी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा। ठीक, आरक्षण देने का संविधान में पूरा अधिकार है। एजुकेशन की बात कर रहे, बराबर का अधिकार है। जब एजुकेशन देने की बात आती है या नौकरी देने की बात आती है, तो वो पीछे के रास्ते से ऐसे रास्ते क्लोज किए हैं कि जो जहां से हम चले हैं वहीं वापस पहुंच जाए। यस, ये लोगों को कुछ मालूम नहीं। अभी जो एजुकेशन का मामला है,
जो पब्लिक पैटर्न पे चलने वाले स्कूल हैं, अमीरों के स्कूल हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं अमीरों के, वो तो बनते हैं आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, एडवोकेट, वही बनते हैं। और हमारे लिए जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, उसमें 93% बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे शेड्यूल कास्ट के उन 93% में से 99% बच्चे हमारे पढ़ते हैं। और उसकी एजुकेशन क्या है, पहले 5वीं का बोर्ड होता था, टीचर पढ़ाते थे, मेहनत होती थी तो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग उसी सब समय के आए हुए हैं। उसके बाद 8वीं का बोर्ड होता था, 10वीं का बोर्ड होता था, 12वीं का बोर्ड होता। अभी क्या हुआ है, 5वीं का बोर्ड थोड़े दिन पहले खत्म किया, फिर 8वीं का बोर्ड का एग्जाम खत्म किया, अब 10वीं का बोर्ड भी खत्म कर दिया। ये कॉन्स्पिरेसी है। आज की तारीख में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम, अपने बाप का नाम नहीं लिख सकता। ये मेरी गारंटी, मैं स्कूलों में सब जगह देखा है। जो 8वीं क्लास का या 12वीं क्लास का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है, वो दूसरी क्लास की जो गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा पढ़ने वाला, और जो पब्लिक पैटर्न पर चलने वाले स्कूल है उसकी दूसरी का पहली किताब नहीं पढ़। एक मेरे पास और एक सवाल है, एक सवाल और है मनोज जी। हाँ जी जी। आपसे है, वो जो रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए, जो आपका है होनी चाहिए, तो फिर हमें पैदल सेना, हवाई सेना, समुद्री सेना, उसमें लखा ही नौकरियां हैं, उसमें क्यों नहीं राखमा करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मेरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों में, चाहे मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत को, मैं यूएन में भी मैं रहा, यूनाइटेड नेशंस में गया जेनेवा, और देश के सबसे कम उम्र का लड़का हूं जो एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बना भारत सरकार का। कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, 10-12 मेरे पास जूनियर्स भी हैं, और 60% 40% लोगों का वकालत से चल रहा है काम, बाकी 60% गरीबों का फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ता हूं। तो जो डिफेंस में रिजर्वेशन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों है? क्योंकि जब डिफेंस को चलाने वाला वहां का मिनिस्टर एक रिजर्वेशन से आ सकता है, वो वहां का मिनिस्टर बन सकता। वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी, जो तीनों सेनाओं का जो बॉस है डिफेंस सेक्रेटरी, वो रिजर्वेशन से आके आईएएस क्वालिफाइड करके वो आईएएस बन सकता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, हमारे समाज के गरीब लोग हैं, वो लोग बेचारे 5th और 12th 8th तक पढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम लोग वो सेना में जाएंगे, और सेना में जा सकते हैं, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो वो जब सेना में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो मिनिस्टर का हो, चाहे वो आपका डॉक्टर बनते हो, वो सारा मेडिकल टेस्ट के बाद ही सेलेक्ट होते हैं वो। और इसलिए उसमें रिजर्वेशन नहीं रखा है इन लोगों ने कि हमें फिट लोग चाहिए, हमें वहां पर जो है ऐसा जो है रिजर्वेशन करके वो सारे परफेक्ट लोग चाहिए, इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं रखना चाहते डिफेंस में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वहां का डिफेंस मिनिस्टर रिजर्व कैटेगरी का हो सकता है, वहां का जब सेक्रेटरी रिजर्व कैटेगरी का हो सकता है, तो वहां पर जो सिपाही हैं बेचारे, वो क्यों नहीं हो सकते भाई? वहां होना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है? ये तो खुद वायलेशन है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला नहीं, और मैं अकेला पड़ गया हूं, एक ही व्यक्ति हूं, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण जब मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में, अकेला मैं मनोज गौरकरा था, वहां पर सारे बाण मेरे पे लग रहे थे, तब मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने तब डिसाइड किया कि काश लोगों ने अपने बच्चों को 25 साल पहले भी मेरे फादर की तरह सुप्रीम कोर्ट लाए होते, तो आज बहुत सारे लॉयर पैदा होते। और एक बात याद रखिए आप, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने 3 बातें बोली थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, और संघर्ष करो। मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूं, मीडिया भी मेरी बात सुन रही होगी, कि शासक बनो और शासन करो। क्योंकि जिस तरह से, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करता, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि सोनिया जी ने अपने बेटे को, राहुल हार्वर्ड से पढ़ के आता है, राहुल गांधी, और उसके बाद वो डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, वो साइंटिस्ट नहीं बनता, वो बेचारा, वो व्यक्ति वहां यूपी में गलियारों में जाके दलित लोग टच कर रहे हैं उसको, वहां सो रहा है, खा रहा है, मजबूरी में खा रहा है, मजबूरी हो चाहे खुशी होके खा रहा है, लेकिन वो कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको शासक बनना है। हमारे समाज के आदमी को कोई आदमी लॉयर ही नहीं बनाना चाहता, शासक नहीं बनाना चाहता। और जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि आप जो है क्यों मिनिस्टर छोड़ सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो लोग, मैं सबको नहीं बोलूंगा, जितने भी लोग हैं वो चाटुकारिता पे बिलीव करते हैं, अम्बेडकर नहीं है। आज मेरे फादर ने मुझे 6 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट लाए, तभी मैं इतने समाज की बात कर रहा हूं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के मैं पैसे कमाता, घर बनाता, अपना भला करता, अपने लिए एक 5 स्टार होटल खोलता। मैं आज समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूं, सारा पैसा मैंने लगा दिया। क्यों? क्योंकि पहले आदमी अम्बेडकराइज हो, उसके बाद आदमी पॉलिटिक्स में जाए, तब वो समाज की बात करेगा, वो समाज के लिए पॉलिटिक्स को भी छोड़ देगा, वो समाज के लिए मर मिटने के लिए रहेगा। तो जहां तक डिफेंस की बात है, आने वाले, मैंने पूरे भारतवर्ष से 30 वकील इकट्ठा करने का टारगेट बना रखा है,
30 वकीलों को गोद लेने का टारगेट बना रखा है। मेरी एक एनजीओ है भीम दर्शन करके, वो सारे जो है इन जो प्रॉब्लम्स, इन डिस्प्यूट्स को लेके हटके उसकी विचारधारा है, वो मैंने बना रखी है। और 30 बच्चों को मैं दिल्ली ला रहा हूं, जो बच्चे गरीब हैं, डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है, सारा पैसा उसमें लगा के उन 30 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में तैयार कर रहा हूं। और उनमें से 30 वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील बनेंगे, 10 जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील बनेंगे, 10 हाई कोर्ट जज बनेंगे और 10 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट एंट्री है पार्लियामेंट में, चाहे पी चिदम्बरम साहब हो, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, वो डायरेक्ट पहले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, डायरेक्ट एंट्री है, किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं, आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात, शासक वर्ग 2 होता है, एक पार्लियामेंट है, दूसरा जुडिशरी है। आज की डेट में जितने भी हमारे समाज के मैटर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनता है। तो जो जुडिशरी हमारे देश की है, वहां पर मात्र 2 या 3 हाई कोर्ट जजेस हैं, और वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते। जब जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बैठा है, डेमोक्रेसी जुडिशरी में भी है, 5 जजेस बैठे हैं, एक जज बेचारा बन गया हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अगर कोई जजमेंट देता है, 3 जजेस कुछ और जजमेंट देते हैं, तो वो इनवैलिड है। सिंपल सी बात है, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, जनता इतनी बुद्धिजीवी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 वकील तैयार करने पूरे देश में और 10 लॉयर तैयार करने, और मुझे लगता है कि 30 वकील जो बाबा साहब ने बोला था, मेरा मिशन है उनको तैयार। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਅੱਜ, ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो लेवल है और जो हमारी परंपरा है, हमारे बहुजन समाज के सबसे नायकों का नायक जो हुआ वो तथागत गौतम बुद्ध हुआ। उसके बाद में हमारे सदगुरु रविदास जी हुए, महान सदगुरु रविदास जी हुए। उसके बाद में वही मूल्यों पर, वही आदर्श पर हमारे बाबा साहब हुए, महामानव हुए। और बाबा साहब की बदौलत से आज हमारे नौजवान इसी जोर से और इस तरह से बोल सकते हैं और शिक्षित बना। और शिक्षित होने के वजह से आज वो जो जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारे सामने बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहा है? बिकॉज वो आज वो बाबा साहब ने वो मौका दिया और इस तरह से वो अपने आप के इस तरह से आगे जा रहा है। और बहुजनों की जो समस्या जो है हमारी, वो समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुजनों की समस्या बहुत बड़ी है और उसके लिए बहुत चर्चा करनी है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और बहुत कुछ काम हो सकता है। उसके लिए जो कुछ है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन था, और मैं रमेश जी आपको भी मैं कहता हूं, आपका भी जो विजन है और सोच है, जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके जरिए जो आगे काम बहुत कुछ हो सकता है। लोगों के पास कितने हमारे लोगों के पास मैसेज जा रहा है रमेश जी, करीब 57 कंट्री, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये जो साधन बाबा साहब के पास, तो वो साधन रमेश जी नहीं था। वो टाइम पर वो किस तरह से कैसी हालत में वो काम किया और वो बाबा साहब ने जो रास्ता हमको दिखाया, और बाबा साहब के बदौलत आज हम कितने हजारों लोगों के, लाखों लोगों के और कितने मिलियंस ऑफ लोगों के पास ये जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। उसके लिए आपको मैं शुक्रगुजार भी करता हूं और दर्शकों भी मैं खास कहता हूं कि इस तरह से आप सहयोग देते रहिए और ये काम हम लोग आगे करते रहिए। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜੱਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ 14% ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14% ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੁਝ? मैं बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगा। दर्शकों को सबको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का है। जो भी सरकार आई है आज तक, वो एक ही समाज की ज्यादातर कभी वो दो सरकार आई है। कोई सरकार नहीं चाहती कि वहां पर किसी तरह का कोई भी SC का, शेड्यूल कास्ट का कोई डेवलपमेंट हो। और उसी नियत को लेकर के वो लोग ना तो आज तक आरक्षण पूरा कर रहे हैं, 65 साल के बाद भी आज तक हमारा जो आपने बताया 33% पॉपुलेशन होने के बाद भी 14% आप कह रहे हैं। मुझे 14% भी शक है कि वो 14% भी पूरा हो, लेकिन 14% भी यदि मान ले तो वो आधा भी नहीं होता। तो इस तरह से ये वहां पंजाब का ही नहीं, पूरे देश का यही हाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में इसी तरह का माहौल है। 22.5% रिजर्वेशन टोटल ओवरऑल मिला के दिया जाता है। उस 22.5% पे 8% से मुश्किल से 8% भी शेड्यूल कास्ट पहुंचे हैं और 5-6% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब नहीं पहुंचे हैं। वो बिल्कुल कहीं भी एक सुटेबल वर्ड का एक इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है कि नॉट सुटेबल,
मैं आपको एक एक एग्जांपल दूं, क्योंकि दर्शक जितने हैं वो तो सुनना चाहेंगे, लेकिन समय की पाबंदी है। मैं बता दूं 17 आदमी एनसीईआरटी में एक हिंदी अफसर के लिए आए, और वो ऑलरेडी हिंदी अफसर थे या उससे बड़े थे, लेकिन वो दिल्ली में ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया कि मुझे यहाँ हिंदी अफसर बना दो। 17 के 17 को बैठने वाली कमेटी ने ये कह दिया कि नॉट सुटेबल, एक भी नहीं सिलेक्शन हुआ। बहुत उठा, 93% का बच्चा हमारा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाने का था, 80% तक के बच्चे लिए। जब वो इंटरव्यू का बात है, शुरू कास्ट का जब बच्चे की बात है, 93% को निकाल के बाहर किया। ये डिस्क्रिमिनेशन एक नहीं अनेक है, और ये अभी इसके अलावा इसके ज्यादा और बढ़ा दिया है। अभी क्या कर दिया है कि जो लोग 12वीं पास करके जाएंगे उनको एक, जो जितने बोर्ड हैं पूरे हिंदुस्तान के 26 बोर्ड हैं, जो 12वीं पास करेंगे, 12th पास करके जो बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करके, तो उसका 20% टॉप वाला लेंगे, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर उसमें से 50,000 आएंगे, फिर उसमें से एग्जाम होंगे। तो जितनी भी चाहे वो आईआईटी की पोस्ट हो, आईआईएम की पोस्ट हो, एनआईटी की पोस्ट हो, या और कई डॉक्टर हो, मेडिकल हो, सब उसी में से जाएंगे। तो उसमें जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं है, 12वीं के बच्चे को नकल तार करके रिजल्ट बना करके पूरी छूट दे के पास किया, वो बच्चा कैसे 3 एग्जाम क्वालिफाई करके फिर उसमें 1% भी बच्चा नहीं आने वाला। ये कॉन्स्पिरेसी है। इसके अलावा दूसरी कॉन्स्पिरेसी जो है, मैं आपको दो, क्योंकि हमारे जितने दर्शक हैं उनको मेन चीज कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानना चाहिए कि कैसे कैसे हो रही है। दूसरा हुआ छठा पे कमीशन आया था अभी, उसमें कह दिया क्लास 3 क्लास 4 की कोई वैकेंसी नहीं होगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ऊपर कोई है नहीं, नीचे रिजर्वेशन खत्म, ऑटोमेटिक सब ठेकेदार के थ्रू आ रहे, ठेकेदार के थ्रू। यहाँ मिनिमम वेज मिलता है हमारे यहाँ पर 7,500 की, एक 7,500 की बजाय किसी भी गरीब को जो भी ठेकेदार के थ्रू आया है 4-4,500 रुपए से ज्यादा किसी को मिलता नहीं। उसी के अनुसार उसको पेट पालना। बताइए कुपोषण होगा कि नहीं होगा, गरीबी होगी कि नहीं होगी, कहाँ बच्चे को पढ़ाएगा? चारों तरफ से घेर करके हमारे बिल्कुल सन जय भगवान जाटव जी जिन्हों ने बहुत विस्तार ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। अपने मनोज जी मैं एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करना चाहना ਆ, ਜਿਹੜੀ एजुकेशन ਆ एक गवर्नमेंट, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ब्रेक ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ 7 ਤੋਂ 8। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।